नमस्कार प्यारे दर्शकों। दोस्तों, अहंकार मनुष्य के पतन का कारण है। अभिमान मनुष्य को बुलंदियों से नीचे गिरा देता है। जितनी भी चढ़ाई आप इस जीवन में कर लो, अगर आपको उसका अभिमान हो जाए तो वह अभिमान आपको गिराने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगाता। प्यारे दर्शकों, यही हाल हुआ एक राजा की प्यारी शहजादी का। आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं एक मगरूर, एक अभिमानी शहजादी के बारे में। किस तरह से अभिमान के चक्कर में, अपने हुस्न के अभिमान के कारण वो एक बावर्ची बनकर रह गई। प्यारे दर्शकों, बहुत पहले समय की बात है। एक बड़ा ही नेक दिल बादशाह था। अपनी प्रजा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता, हमेशा नेक कर्म किया करता था। उसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी जो अपनी खूबसूरती के कारण, अपनी दौलत के कारण बहुत ही मगरूर थी, बहुत ही अभिमानी हो गई। जब भी कहीं उसके लिए शादी का पैगाम आता, कोई भी प्रस्ताव आता, तो वो उसे ठुकरा देती थी। बादशाह इस बात से बड़ा ही चिंतित था। अपनी बेटी का ऐसा रवैया उसे पसंद नहीं था। कहते हैं कि माँ बाप को अपनी औलाद के सामने झुकना ही पड़ता है। दुनिया पर राज करने वाला बादशाह अपनी औलाद के आगे बेबस था। वो कर भी क्या कर सकता था। प्यारे दर्शकों, अपनी बेटी को सबक सिखाने के उसने न जाने कितने ही प्रयास किए, किंतु हर बार उसका प्रयास विफल रहा। एक बार बादशाह ने सभी राजाओं महाराजाओं को दावत दी कि शहजादी उनमें से जिसको भी पसंद करेगी उसी के साथ शहजादी की शादी करा दी जाएगी। सभी राजा महाराजा उस राजा के दरबार में आ गए और अपने अपने मर्तबा के हिसाब से कुर्सियों पर विराजमान हो गए। अब शहजादी उस दावत में, उस समारोह में अपनी नौकर के साथ बड़े ही मगरूर अंदाज में आई, बड़े ही अभिमान के साथ चलती हुई आई, और वह जिस भी राजा के पास गुजरती उसकी बड़ी बेइज्जती कर देती, बड़ी हिकारत से उसको देखती। जब एक शहजादे के पास पहुंची, वो बहुत मोटा था। शहजादी अपनी नौकर से हंसते हुए कहने लगी कि ये गोल डिब्बा क्या मुझसे शादी करेगा। जब दूसरे राजा को देखा तो कहने लगी कि यह खंबे जैसा राजा, ये तो बहुत ही छोटा है। उसने तो उसे जरा छोटू मोटू कहकर पुकारना शुरू कर दिया। और एक राजा बहुत गोरा था। वो शहजादी जब उसके पास गई तो उसे सफेद चूहा कहकर उसे चिढ़ाने लग गई। और एक अमीर बादशाह वहां पर बैठा था। उस बादशाह का लाल रंग देखकर वह उसे मुर्गे की पांख कहने लगी। इस तरह वह हर राजा महाराजा को, हर शहजादे को बेइज्जती करने लग गई, हर किसी को धिक्कारने लग गई, क्योंकि वह अभिमान के नशे में अंधी थी। दौलत के नशे ने उसकी बुद्धि का हरण कर लिया था। वहीं पर एक बड़े ही शांत स्वभाव के बादशाह बैठे हुए थे, और उस बादशाह को देखकर तो वो और ज्यादा हंसने लग गई, क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। और उसने मजाक करते हुए कहा कि जरा इस राजा को तो देखो, इस बादशाह को तो देखो, किस प्रकार से सिंहासन पर बैठा है, अपने चेहरे पर किस प्रकार से झाड़ी उगा रखी है, कैसी एक घास लगा रखी है। बादशाह ने देखा कि उसकी बेटी मेहमानों का बहुत अपमान कर रही है। उस दाढ़ी वाले शांत स्वभाव के बादशाह ने उसे देखकर कहने लगा कि इसकी बेटी को बहुत ज्यादा घमंड हो गया है, ये अभिमान के नशे में चूर हो गई है। इसने राज दरबार में आए सभी मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है। उसने भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि आज के बाद यह शहजादी किसी को पसंद करे या ना करे, अब मैं
शादी केवल और केवल इसी शहजादी से करूंगा। उसके ऐलान से सब हैरान हो गए, क्योंकि उस शहजादी को काबू में करना, उसको अपना बनाना कोई खाला जी का घर नहीं था, कोई बाएं हाथ का खेल नहीं था, क्योंकि वो अभिमान में इतनी चोर थी, किसी से बात तक नहीं करती थी। उधर उसके बाप ने, उसके राजा ने, उसके पिता ने यह देखा कि शहजादी किसी भी बादशाह से शादी नहीं कर रही। उसने भी ऐलान कर दिया कि अब यह किसी बादशाह से शादी नहीं कर रही, यह मेरा अपमान कर रही है, तो मैं इसकी शादी किसी फकीर से कर दूंगा। भरा दरबार खाली हो गया। कुछ समय के बाद एक आवारा गवैया फकीरी भेष में गली गली में गाना गाते हुए घूम रहा था। उस फकीर ने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब होकर गाना गाना शुरू कर दिया, तो बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो बड़ी ही सुरीली आवाज थी। अपने नौकर को हुक्म दिया कि यह इतनी मीठी आवाज वाला व्यक्ति कौन है, उसको तुरंत राज दरबार में पेश किया जाए। उस फकीर को अंदर बुलाया गया। वह फकीर फटे पुराने कपड़ों में था। उस फकीर को कहा कि तुम्हारी आवाज बड़ी ही सुरीली है, हम चाहते हैं कि तुम राज दरबार में फिर से गाकर सुनाओ। अब उस गवैये फकीर ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत ही अच्छा गाना गाया, तो बादशाह खुश हुए और बादशाह ने इनाम देने के लिए कहा। तो बादशाह कहने लगे कि तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। और जब ये बात उस शहजादी ने सुनी, वो तो बदहवास हो गई, हैरान हो गई, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, मगर बादशाह ने उसकी एक नहीं सुनी। कहां तो राजा महाराजा उसके स्वयंवर के लिए सज धज कर आए हुए थे, कहां अब वो एक फकीर के साथ अपना जीवन बिताने के लिए चल पड़ी। कहां उसको राजमहल मिलते, कहां फकीर की टूटी फूटी झोपड़ी के लिए उसे भेजा गया। बादशाह ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने सबके सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फकीर से ही करूंगा, और अब वह कसम उस फकीर के साथ शादी करा के बादशाह पूरी कर रहा है। यह कहकर बादशाह ने अपने काजी को बुलाया और उस अभिमानी शहजादी की शादी उस आवारा फकीर के साथ कर दी, और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शोहर के साथ चली जाओ। प्यारे दर्शकों, शहजादी रोती पीटती हुई फकीर के साथ चली गई और रास्ते में चलते चलते बहुत ही सुंदर वन देखा। अब उस सुंदर वन को देखकर वो बड़ी हैरान हो गई और कहने लगी कि यह इतना सुंदर वन किसका है। उस फकीर ने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने किसी दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। यह इतना सुंदर वन उसी बादशाह का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो तुम्हारी यह मलकियत होती, यह वन तुम्हारा होता। शहजादी ने ठंडी आह भरी और कहने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद वे आगे चलने लगे और बड़े सुंदर और खूबसूरत बागों में जा पहुंचे। अब उन बागों को देखकर शहजादी फिर से हैरान होकर कहने लगी कि यह बाग किसके हैं? इतने खूबसूरत बाग मैंने आज तक नहीं देखे। फकीर फिर से कहने लगा कि ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले राजा के हैं जिसको तुमने अपमानित किया था। अब शहजादी अफसोस भरे लहजे में कहने लगी कि मैं भी कितनी बदनसीब हूं। मेरे पास सब कुछ हो सकता था, लेकिन मेरे अभिमान के कारण सब कुछ चला गया। अपने किए पर पछतावा होने लगा। अब वे चलते जा रहे थे और आगे जाकर वो एक खूबसूरत शहर में दाखिल हुए। शहर इतना खूबसूरत था कि उसको इतने सुंदर तरीके से बसाया गया था, इतने खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। उसकी खूबसूरती को देखकर शहजादी हैरान हो गई
कहने लगी कि इस शहर का मालिक कौन है। वो फकीर कहने लगा कि इस शहर का मालिक भी वो दाढ़ी वाला बादशाह ही है। अगर उससे शादी की होती तो सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी फिर पछताती हुई कहती है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। किंतु फकीर इस बात से नाराज होते हुए कहने लगा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि यह किसका है और किसका नहीं, तुम्हारे साथ क्या होने वाला था और क्या नहीं, किंतु अब तुम्हारा पति मैं हूं, मेरे होते हुए तुम किसी दूसरे की बात क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इस तरह से बात करते करते दोनों अपने घर पहुंच गए। घर क्या था, वो तो एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के पास आते ही शहजादी कहने लगी कि यह छोटी सी और बेकार सी झोपड़ी किसकी है? फकीर कहने लगा कि यही तो मेरा घर है, यही तो वह जगह है जहां पर हमें जिंदगी गुजारनी है। शहजादी कहने लगी कि तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? अब फकीर तो फकीर है, कहने लगा कि हमें नौकरों से क्या काम, हम अपना काम खुद करते हैं और आज मुझे पूरा दिन से भोजन नहीं मिला। अब आग जलाओ, मेरे लिए खाना बनाओ, मैं थक भी बहुत गया हूं। प्यारे दर्शकों, शहजादी ने तो कभी खाना बनाया ही नहीं था, उसे बनाना आता भी नहीं था, इसलिए फकीर ने उसकी मदद की। दोनों ने मिलके खाना बनाया और कुछ देर के बाद जैसा भी उल्टा सीधा खाना बना था, दोनों ने मिलके खा लिया और बाद में सो गए। अब दूसरी सुबह फकीर ने उस शहजादी को जगाया और उस झोपड़ी को साफ करने के लिए और दूसरे काम करने के लिए कहने लगा, तो शहजादी को बहुत बुरा लगा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही और जली कटी बातें भी सुनती रही, मगर सब्र करने के अलावा अब कोई भी चारा नहीं था। इसी तरह से उनके कई दिन गुजर गए। फिर ऐसा वक्त आया कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा। प्यारे दर्शकों, फकीर कहने लगा कि मैंने जो कुछ भी कमाया था वो खत्म हो गया, अब तुम्हारे कमाने की बारी आ गई। मैं तुम्हें एक डंडा लाकर देता हूँ, एक बैंत लाकर देता हूँ और बहुत सारी लकड़ियां तुम्हें देता हूँ, उनसे तुम टोकरियां बनाना। अब वह फकीर जंगल की तरफ चला गया, बहुत सारी लकड़ियां काट कर ले आया और शहजादी ने टोकरियां बनाना शुरू कर दिया। जीवन में जो हमेशा मखमल के गद्दों पर सोती थी, जिसे अपनी दौलत पर इतना घमंड था, आज वो टोकरियां बनाने में लग गई। उसकी उंगलियां जख्मी हो गई, उसकी हाथों से, उसकी उंगलियों से खून बहने लग गया। यह सब देखकर उसके पति उस फकीर ने कहा कि मुझे लगता है तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ सूत लाकर देता हूं, तुम उनसे कपड़ा बना लेना और हम बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे। किंतु वो तो शहजादी थी, ऐसा काम उसने कभी ना तो सीखा था और ना कभी किया था, वो काम भी वो नहीं कर पाई। तो फकीर कहने लगा कि तुम तो मेरे लिए बहुत ही बेकार हो, कोई भी काम तुम नहीं कर सकती। मुझे अगर जीवन में सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो मुझे शादी करके हुआ, किंतु मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि शायद मेरी यह गलती सुधर जाए। अब तो शहजादी इन शब्दों को सुनकर बिल्कुल ही परेशान हो गई थी कि वह किसी के कुछ भी करने के लायक नहीं थी। कोई भी काम उसने जीवन में नहीं सीखा था, क्योंकि उसे तो अपनी दौलत का घमंड था। आज उसका नशा चूर चूर हो गया। अब फकीर कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूंगा और बाजार में जाकर उसे बेच दूंगा। तुम मिट्टी के बर्तन को बाजार में लेकर जाओ, मैं यहाँ पर बर्तन बनाता रहूंगा और तुम वहां बेचते रहना, तब हमारे पास बहुत सारा धन भी आ जाएगा। उस मगरूर और अभिमानी शहजादी ने कहा कि जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे देश के लोग मुझे इस हालात में देखकर बहुत हंसेंगे, ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ। किंतु फकीर ने कहा
कि यह तेरा मेरा मसला नहीं है। अगर तुम भूख से नहीं मरना चाहती तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। पेट का मसला है और पेट को तो खाने के लिए भोजन चाहिए ही चाहिए। अब वह शहजादी बाजार में बर्तन बेचने के लिए चली गई। एक खूबसूरत लड़की एक खूबसूरत शहजादी को बाजार में बर्तन बेचते हुए देखकर लोग उस पर तरस खाकर कुछ न कुछ खरीद ही लेते। वह बर्तन बिकने के बाद फकीर ने उसे और भी बहुत सारे बर्तन दिए और फिर से उसे बाजार में भेज दिया। एक दिन बड़ा ही बुरे स्वभाव का एक राजा का सिपाही वहां से गुजरा। बड़ा ही बदमिजाज था। उसने बाजार के बीच में बर्तन रखे हुए देखकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा कि आज के बाद इस तरह रास्ते में इन बर्तनों को मत रखना। शहजादी बहुत ही परेशान हुई। उसने सारा वाक्य अपने घर आकर अपने शौहर को बताया। उसके पति ने कहा कि तुम तो निठल्ली होने के साथ साथ काम ना करने वाली होने के साथ साथ इंतहा बेवकूफ भी हो। किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ? आखिर वहां से लोगों को गुजरने में परेशानी होती है। मेरा ख्याल है यह काम भी तुम्हारे बस का नहीं है। कोई बात नहीं, मैं शाही महल के अंदर जाऊंगा, हो सकता है तुम्हारे लिए कोई ना कोई काम निकल ही आए। इतना कहकर वह शाही महल के लिए चल पड़ता है और जब शाम को वापस वो फकीर अपने घर आता है तो अपनी पत्नी उस शहजादी को कहने लगता है कि तुम्हें उस महल में नौकरी मिल गई है। उस शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है। अब कम से कम हमें खाने को तो मिल जाएगा। प्यारे दर्शकों, आज एक अभिमानी शहजादी, एक मगरूर शहजादी एक मददगार बावर्ची बनकर रह गई। उसके घमंड की वजह से, उसके अभिमान की वजह से, उसकी अंधेपन की वजह से प्यारे दर्शकों, रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती थी और शाम को लोगों का बचा हुआ खाना लेकर अपने घर वापस आती थी। इस तरह से दोनों पति पत्नी का गुजारा हो रहा था। महल में आए हुए उसे कुछ दिन ही गुजरे थे। उस शहजादी ने सुना कि महल में शादी की तैयारियां होने वाली है। शादी का मुकर्रर दिन जब मेहमान आना शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से सबको देख रही थी। हर तरफ बड़ी शान शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी उन सबको देखकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, अपने गुरूर को धिक्कार रही थी, अपनी बेवकूफी पर पछता रही थी। उसी दौरान कुछ नौकरानी, कुछ कनीज वहां पर आती है। उन्होंने उसे बहुत मजेदार खाने दिए जो उसने टोकरी में रख लिए और अपने घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर रही थी, अचानक एक खूबसूरत लिबास में एक शानदार और खूबसूरत शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब उस शहजादी ने अपनी निगाह उठाकर देखा तो वह वही दाढ़ी वाला बादशाह निकला जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था, जिसकी दाढ़ी को देखकर वो कहती थी कि कैसा घास उसने उगाया है। अब वह शहजादी शर्म और खौफ से कांपने लगी। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहा। घबराहट में टोकरी उसके हाथ से गिर गई। उस टोकरी में सारा खाना गिरकर बिखर गया। दरबारी भी हंसने लगे। शहजादी का यह हाल हुआ कि किसी तरह उस जमीन फट जाती तो वो उसमें समा भी सकती थी। वह भागना चाहती थी, किंतु बादशाह ने, उस सम्राट ने वापिस से उसका हाथ पकड़ लिया और फिर बड़ी नरमी से कहने लगा कि डरो मत, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही फकीर हूँ, वही गवैया हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता हूँ।
मैं वही सिपाही हूं जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब मैंने किया और इसलिए किया कि मैं तुम्हें पसंद करता था। मैंने दरबार में ऐलान किया था कि मैं शादी करूंगा तो तुमसे करूंगा। तुम्हारे गरूर का भी इलाज हो चुका है और तुम्हें सबक भी अच्छा मिल चुका है। पिछली बातों को भूल जाओ और जीवन में हमेशा याद रखना, चाहे कितनी भी बुलंदियों पर चढ़ जाना, कितना भी पैसा, कितनी भी दौलत, कितनी भी खूबसूरती तुम्हारे पास आ जाए, जीवन में कभी भी अहंकार मत करना। इतना जब उस बादशाह ने उसे समझाया, फिर कहने लगा कि आज जो शादी की तैयारियां हो रही हैं, यह तेरी और मेरी शादी की ही तैयारी है। उसी वक्त कुछ नौकरानी वहां पर आई और उस शहजादी को अपने साथ ले गई और शहजादी को दुल्हन का लिबास पहनाया गया। और जब वह वापस राज दरबार के अंदर आई तो उसने देखा कि उसके पिता, उसके दरबारी, उसकी माता वहां पर मौजूद थे। सब लोगों ने उसको मुबारकबाद दी। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह थी कि आज शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका गुरूर, उसकी अकड़, दूसरों के प्रति नफरत आज खत्म हो चुकी थी। उसने आज जिंदा रहने का ढंग सीख लिया था। प्यारे दोस्तों, आप भी समझ गए होंगे कि हमें जीवन में कभी भी दौलत का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का चक्कर जब चलता है तो एक समय आज हम पैसे वाले हैं तो न जाने अगला समय हमारा कैसा होगा। इसलिए हमेशा उस मालिक की रजा में रहें, अपनी जमीन के साथ जुड़े रहें, कभी भी अभिमान ना करें। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।